এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। नमस्कार। एक्सप्रेस न्यूज के विशेष कार्यक्रम एक्सप्रेस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मदन सिंह पूरे एक्सप्रेस परिवार की ओर से आज के अतिथि श्री संदीप जी भलोटिया को आमंत्रित करता हूं स्टूडियो में। संदीप भलोटिया जी इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल प्रमोशनल बोर्ड के आप मेंबर हैं, जिसको चेयर्ड सीएम साहिबा करती हैं। संदीप भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकों को और शिल्पांचल कोयलांचल ही नहीं, राज्य के सभी निवासियों को और दुर्गा पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। संदीप भाई, हम आपसे आज जो परिचर्चा करेंगे वो 3 चरणों में करेंगे। एक तो युवा उद्योगपति के नाते आपकी भूमिका और आपकी सोच के बारे में हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए आपसे कुछ जानना चाहेंगे। दूसरी बात, ये संगठक आप चैम्बर से लेकर विभिन्न संगठनों में जो कार्यरत हैं उस पर बातचीत करेंगे। और तीसरी बात, आपकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है उस संदर्भ में बात करेंगे। शुरुआत हम आप करते क्या हैं, और ये रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, ये जो कोयलांचल और शिल्पांचल है, इसमें युवाओं का भविष्य व्यावसायिक तौर पर आप क्या देखते हैं? देखिए, एक समय में शिल्पांचल कोयलांचल, जो कि पानागढ़ से लेकर बराकर तक फैला हुआ है, इसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये एक बोलने का हम लोग भाषण में तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये था रूर, मतलब ये जर्मनी ही नहीं, जर्मनी में स्थित है और पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलप्ड इलाका था। धीरे धीरे चूंकि और भी इलाकों में डेवलपमेंट हुआ है वेस्ट बंगाल का, और रानीगंज बोलते हैं, दुर्गापुर, आसनसोल का एक भौगोलिक एक महत्व है, चूंकि रेल, रोड, पानी सब पैरेलल में मौजूद है, मिनरल्स की प्रचुरता है, कोयला यहाँ पर है, अभी तो गैस की भी सुविधा है, माने ईंधन भी है। तो कई तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की यहाँ पर संभावनाएं हमेशा रही है, और इसीलिए यहाँ पर बिजनेस एक एरिया माना जाता है। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं रानीगंज से आता हूँ, और रानीगंज एक समय में देश की बहुत बड़ी मंडियों में गिना जाता था। अब चूंकि छोटे छोटे बाजार डेवलप हो गए हैं, फिर भी अभी साउथ बंगाल ही नहीं, बिहार और झारखंड के कई जगहों पे रानीगंज से मल जाता है, रानीगंज को सेंटर करके। चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उद्यमशीलता और उद्यम करने वाले लोग मौजूद हैं। हमारा तो चूंकि बिजनेस एरिया ही माना जाता है, तो विशाल संभावनाएं तो हैं, और पहले भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह के, विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो रही है, उसमें फंड फ्लो की चाहे दिक्कत हो, लेबर के लेकर दिक्कत हो, या और भी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इजी हुई है तो कुछ चीज़ें कठिन भी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर डेवलपमेंट है। लेकिन हमारी भूख
कमी नहीं है या हमारी भूख अभी हम लोग सेचुरेट नहीं हो पाए, भूख हमारी और बढ़ी हुई है। मैं मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ व्यापारियों बिजनेस भाई, अगर जो आप बोल रहे हैं अगर उसको देखा जाए तो ये विरोध के स्वर हैं। आप राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। आप अगर कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में मतलब हाशिए पर चला गया है उद्योग और उसके कारण लेबर प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर बाद में आऊँगा। आप फंस सकते हैं। मैं अपनी स्टूडियो में आपको मतलब ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं फेंकना चाहता। मैं आपसे जो पहले चरण की जो बात थी, आप ये जो माँ से मौसी की कहानी जो आप कर रहे हैं, वो तो मैं भी जानता हूँ कि यहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड के मेंबरान हैं, और दूसरा चीज़ है कि आप मैंने कहीं आपका जो पढ़ रहा था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए आपने काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के साथ एक समय मूव भी किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो युवा है इस क्षेत्र का या दक्षिण बंगाल का जो युवा है, आज के डेट में वो इन्वेस्ट करने से, व्यवसाय करने से क्यों भाग रहा है? पूरे देश में लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, पूरे देश में लोग उद्यमी बन रहे हैं, उनको सहायता दिया जा रहा है, मुद्रा लोन से लेकर सरकारें पैकेज लेकर आ रही हैं, और उस जगह पर हमारे क्षेत्र में सारा कुछ रहने के बावजूद लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं एकदम पिन पॉइंट मछली के आंख की तरह आलोचना करना चाहता हूं आपसे। चलिए, पिन पॉइंट आपने चेंबर में भी रिप्रेजेंटेशन किया है, इसलिए चूंकि आपने पिन पॉइंट पे ही बात की है। लेबर प्रॉब्लम से मेरा आशय लेबर की उपलब्धता और विशेष रूप से स्किल डेवलप्ड लेबर की उपलब्धता पर मेरा है। चूंकि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसमें काम करने की चेष्टा की है, लेकिन अभी भी चूंकि यह स्टार्टिंग स्टेज में है, पिछले 2-3 साल से स्टार्ट ज्यादा करके हुआ है, तभी टाइम लगेगा। जब स्किल डेवलपमेंट, स्किल्ड लेबर जब ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो हमारे यहाँ चूंकि उद्योगशीलता की कमी नहीं है। स्किल लेबर होगा कहाँ से? आज को एक मंत्रालय मोदी जी ने बनाया था जिसको राजीव प्रताप रूढ़ी हेड करते थे एक समय में, उन्होंने भी उसको समेट दिया, ये जिसमें स्किल्ड को डेवलप करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। आज आप हमको बताइए पूरे शिल्पांचल कोयलांचल में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर स्किल्ड लोग तैयार किए जाते हैं आईटीआई को छोड़कर? आप एक जगह तो बताइए जहां पर। इसी का जवाब मैं देता हूं। मैं स्किल डेवलपमेंट मीटिंग में भी गया हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें मैं चेंबर की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पिछले जैसा मैंने कहा कि जब HK द्विवेदी जी चीफ सेक्रेटरी थे तो डायरेक्ट वो एक फर्स्ट मीटिंग किए थे पिछले 1.5-2 साल पहले, तब से एक जोर पकड़ा है स्किल डेवलपमेंट पे। इसमें PPP मॉडल पे है कि जो इंडस्ट्रीज है उसको जोड़ दिया गया है, तो प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से इंडस्ट्रीज के अंदर में ही जो अनस्किल्ड लेबर है उनको स्किल्ड बनाने पर जोर दिया गया है, जो अगले कुछ सालों में स्किल लेबर की एक बहुत बड़ी जमात तैयार होने की संभावनाएं मौजूद की गई है। और जो स्किल लेबर मिलेगा, इसमें यह भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहे तो 30%, 40% जो लेबर को आप इस अनस्किल्ड को स्किल्ड करेंगे आप खुद भी रख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज वगैरह हैं, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफी सुविधाएं दी जा रही है। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं इस बारे में अनभिज्ञ हूँ। मैं भिज्ञ हूँ विशेष रूप से स्टेट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उनको लेकर। छोटे व्यवसायियों को लेकर जो है, देखिए बिजनेस डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करती है या वो डिसाइड करती है हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक डेफिनेशन बनाती है। तो मैं देख रहा था कि जो डेफिनेशन बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, छोटे को बड़ों के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो कंपटीशन, मान लीजिए जो 25 लाख रुपए तक का लिमिट था छोटों का, वो कर दिया गया 5 करोड़ का। जो पहले स्मॉल वाले थे वो छोटों में आ गए। तो अब बहुत छोटे। मैं आपसे एक चीज मतलब अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ, कैटेगोरिकली बताइए, क्योंकि व्यवसाय विषय रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको कहते हैं, उसके लिए इस अंचल में क्या संभावनाएं हैं? एंसेलरी इंडस्ट्रीज क्या है, और बिग इंडस्ट्री को किसको कहते हैं? मतलब इनका कैटेगरी जो है वो कैसे डिफाइन होता है? मैं दोनों पे ही चर्चा करना चाहूंगा। अपॉर्चुनिटी पे मैं लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन। जो
स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है और उसको सुगम बनाने के लिए लोकल एंटरप्रेन्योर को प्रेरित करती है। एग्जिस्टिंग जो अभी है, पहले माइक्रो की जो 25 लाख रुपए की जो लिमिट थी कि 25 लाख रुपए तक को माइक्रो माना जाएगा, वो 1 करोड़ कर दिया गया है। और जो उसकी सर्विस एंटरप्राइज को 10 लाख रुपया था, उसको भी 1 करोड़ रुपया किया गया है। यहाँ तक कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया तक है, वो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ठीक है, मतलब स्मॉल से छोटा। हाँ, स्मॉल से छोटा। ठीक। तो 5 करोड़ का आप मतलब समझ रहे हैं कि एक लेवल तक 5 करोड़ का मतलब ये है कि अगर आप 5 करोड़ रुपया का इंडस्ट्री करने, अगर 1 करोड़ का इंडस्ट्री करने जा रहे हैं तो 30-35% आपका अपना पैसा होना जरूरी है। एक स्कीम है वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गारंटी स्कीम। स्मॉल की जो अवधारणा थी, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपया तक का मैक्सिमम को अभी कर दिया गया है 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर 50 करोड़, 2 करोड़ टर्नओवर 50 करोड़। तो आप समझ रहे हैं कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो आ गई स्मॉल में। तो अब क्या हो रहा है कि छोटी जो इंडस्ट्री जो हम लोग मान रहे थे 2-4 करोड़ 5 करोड़ की इंडस्ट्री जो हम लोग कर रहे थे, हमारे जैसे लोग, उन लोगों को 50 करोड़ वाली इंडस्ट्रीज के साथ compete करना पड़ रहा है। और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। उनके पास जितना रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल खरीदने की क्षमता है, धन इकट्ठा करने की क्षमता, क्रेडिबिलिटी है, बहुत कुछ है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। इसके अलावा मीडियम इंडस्ट्री, जो पहले बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी, तो मीडियम इंडस्ट्री का पहले डेफिनेशन था 10 करोड़, और अभी हो गया 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 100 करोड़। मीडियम माने मीडियम मतलब जो एंसिलरी जिसको हम लोग कहते हैं। नहीं, पहले स्मॉल मीडियम एक साथ आता था। अच्छा। तो उसमें 100 करोड़ का टर्नओवर का मतलब समझ रहे कि बहुत सारी स्टील प्लांट जिसको हम लोग बड़ा मानते थे, वो अब आ गया है इनके दायरे, एमएसएमई के दायरे में आ गया है। अच्छा। तो एमएसएमई का जो स्कीम का जो बेनिफिट्स है बहुत सारी फैक्ट्रीज को, वो बहुत छोटे जो है, जो छोटी छोटी 25-50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया किसी तरह अपना, या 10-20 लाख रुपया का मूढ़ी फैक्ट्री, चनाचूर फैक्ट्री, ये सब है। तो उनके साथ भी ये दिक्कत आई है। फंड फ्लो जो है, फंड की स्कीम तो अवेलेबल है, फैसिलिटीज सारी है, इंप्लीमेंटेशन में बहुत भारी दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि नीचे लेवल के जो लोग हैं उनको सैनिटाइज करना या सेंसिटाइज करना, ये दिक्कत बहुत भारी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। ये हम लोग रेगुलर बात उठाते हैं, चाहे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग, मैं पिछले 3 बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ और मैं स्टेट लेवल कमेटी में भी हूँ, लेकिन उसका कोई मैकेनिज्म अभी तक ऐसा बन नहीं पाया। यही नहीं, हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वन ऑफ द बेस्ट जो अवार्ड पाया, स्कोच अवार्ड, कि हम लोग आईटी के द्वारा ऑनलाइन बहुत सारी प्रोसेसेस को कर दिए हैं। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपडेशन बहुत तेजी से होता है। अपडेशन होने से क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल, मान लीजिए छोटा भी हो, तो वो जो पैसा लगा रहा है उसका पैसा ऑलरेडी एक पार्ट बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका होता है। जमीन महंगी हो गई है, स्टेट गवर्नमेंट अगर जमीन दे रही है तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का है, तो जमीन पता चला 50 लाख रुपए का, तो जमीन का दाम हो गया। सस्ती जमीन अवेलेबल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। तो अच्छा, प्रमोशन का 2-3 चीज। हाँ। मतलब हम लोग आलोचना को मतलब समय सीमा के अंदर में समाप्त करना है। हाँ। तो उस हिसाब से आपके हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम और माइक्रो, ये जो सारी चीज है, इनका चरित्र और परिभाषा दोनों बदल गया है और अमाउंट भी बदल गया है, और वो बड़ों के फेवर में जा रहा है, बड़ों के फेवर में जा रहा है, और छोटे लोग समाप्त हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ही चेंबर ऑफ कॉमर्स और आप लोगों के जैसे जो फेडरेशन है, उनकी भूमिका बनती है कि वो लोग इन छोटे और मझोले उद्योगपति जो हैं, इनकी आवाज चाहे वो राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार तक पहुंचाए। एक तो ये है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी असहायता और विफलता दिख रही है कि आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया है, हम लोग बोल रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और लोग विफलता नहीं मानेंगे। नहीं, हाँ। देखिए, बड़प्पन यही होता है कि जब हम एक्सेप्टेंस में आ जाए। ये तो पहली बात है। ये भी एक कारण है। हर जगह अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि हम सारे पैकेज लेकर इंटरप्रेनर के पास जा रहे हैं। अन्य राज्यों में राज्य सरकारें पैकेज लेकर जा रही हैं और कह रही है कि ये इतना रुपया हम लेकर आपके लिए बैठे हैं, सिंगल विंडो आपको दे रहे हैं, इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, आप सिर्फ इंडस्ट्री लगाइए वहां पर। राजनीतिक कारण में आपसे बात करूंगा। उसके जगह पर आप कह रहे हैं कि जिनका जो चल रहा था उसको भी समेटने की नौबत आ गई है। तो आपसे हम ये जो 2 चीज का बात पूछ रहे थे कि प्रशिक्षण,
माने कार्मिक प्रशिक्षण या अपग्रेडेशन, जो सरकारी आईटीआई है उसको छोड़कर आपको इस काली कर्म पोर्टल एक ठो शुरू कर देने से और 4 स्पॉन्ज आइलैंड के मालिक के भरोसे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन व्यवहारिक तो वही है। नहीं, व्यवहारिक है तो ये तो पॉलिटिशियन लोग बोलेंगे। आप जैसे लोग बिजनेसमैन हिसाब में बता रहा हूं। आप आज तो मैंने तो आपसे स्पष्ट कर दिया कि पहला हाफ में मैं आपसे एज ए बिजनेसमैन बात करूंगा, पॉलिटिशियन भी मेरे पास कुछ सूत्र है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ये जिस रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप अध्यक्ष रहे हैं, वहां एक जमाने में जब हम लोग पत्रकारिता करते थे, मैं खुद 5 साल तक रानीगंज कोल्डफील्ड प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी था। हाँ। और मैंने रानीगंज में सैकड़ों मीटिंग किया है। उस समय मैंने देखा है गोविंद राम जी खेतान जैसे लोग जब किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास चले जाते थे तो वो चेयर छोड़कर खड़ा हो जाता था, और उनका जो योगदान था, किसी भी पॉलिटिशियन के पास जो उसका सम्मान था, वो आज के डेट में न व्यवसायियों का है और न चेंबरों का है। ये जो क्षरण हुआ है, इसका कारण क्या आप देख रहे हैं कि पार्टी और सरकार की दलाली करते करते आप लोगों का आवाज मतलब क्या है, रुग्ध हो गया है। क्या कहेंगे इस बात को? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर आप सक्सेस रेट को अगर देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम लोग की बहुत ज़्यादा दूरी हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्टेंस जो था, वो डिस्टेंस बहुत कम हो गई है। कई जगह हम लोग डायरेक्ट संवाद करते हैं, यहाँ तक कि पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या एडीएम हो या हमारे जिले के जो इंडस्ट्री से संबंधित अधिकारी हो, उन तक हमारी पहुँच बहुत दूर थी। हम लोग बात करने में कई दिन लग जाते थे। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह जैसे विशेष रूप से आपके भी दुर्गापुर में रतन अग्रवाल जी है, तो कई सक्सेस पाए, आप उनसे बात करेंगे तो कहीं कहीं क्या होता है, प्रॉब्लम रिलेशन तुरंत होता है। लेकिन पॉलिसी का जो पॉलिसीगत प्रक्रियाएं जो है, इसमें हम लोग लड़ते भी हैं। अभी पिछले मीटिंग में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो पॉलिसी अंतर हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका बहुत अच्छा संबंध प्रशासन से हो गया, बहुत अच्छा से मान लीजिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत कोऑपरेट हो रहा है, वो प्रोसेस बन गया, जो प्रोसेस बहुत अच्छा, मान लिया कि बहुत सरल प्रोसेस हो गया। हाँ। उसका नीट फल क्या? हमको तो इस शहर में, इस राज्य में इंडस्ट्री चाहिए। अगर इंडस्ट्री सरकारी पैमाने पर तो कोई चांस नहीं है, आज के डेट में तो संभव नहीं है। आज छोटी से छोटी चीज के लिए पीपीपी मॉडल आ रहा है। तो व्यक्ति इंटरप्रेनर जो है वो क्या नाम है कि इन्वेस्ट करेगा तो घराने इन्वेस्ट करेंगे, तो हर कोई तो अडानी अंबानी है नहीं। अगर वो लगाते हैं तो उनकी कुछ शर्तें होंगी जो राज्य सरकार के स्तर पर डील होंगी। आपके हाथ में जो स्मॉल ऑल एंसेलरी इंडस्ट्री या मिडिल इंडस्ट्री या माइक्रो इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, वो लोग आज हाशिए पर हैं, क्योंकि उनको ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रशिक्षण की जगह है, ना चेंबर की कोई भूमिका है, ना चेंबर के लोगों का कोई सुनता है। बहुत मीटिंग आप कर रहे हैं, पत्रकारों को खिला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक गिफ्ट आप दे रहे हैं, 4 लाइन अखबार में निकलवा ले रहे हैं। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? आपके पास कोई डाटा है जिस डाटा से आप साबित कर दे कि इतने नए इंटरप्रेनर स्टार्टअप इस अंचल में किए हैं, इतना बैंक हमको लोन दिया है, या बैंक इतना हमको गारंटी देने के लिए तैयार है, मुद्रा लोन से हमको इतना रुपया मिल रहा है, ये हमने मतलब इंटरप्रेनरों को शिक्षा देने के लिए ये संस्थाएं हमने खोल कर रखी है। राजनीति जा कहां रही है? पूरे और स्टेट्स में लोग इन्वेस्टमेंट, नौकरी, व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, और यहां पर रोज पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं लगता कि अब आप लोग को 2 टूक बात करना चाहिए, क्योंकि पीढ़ियां खत्म हो रही है? देखिए, चूंकि मैं पिछले तकरीबन 20 सालों से इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, 20 के 22-24 साल हो गया है, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ पिछले 10-15 सालों से। तो 3 स्कीम पे मैं चर्चा करूंगा, सेंट्रल स्टेट दोनों की। स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम अभी आई है, जस्ट भविष्य क्रेडिट कार्ड। उसमें कम से कम 15-20 लोगों को 1 से 2 महीना में लोन मिल। मैं आपके चैनल पे लाइव बोल रहा हूँ, और गारंटी के साथ। उसका अगर कुछ नेगेटिव अगर मैं बोल के जाऊंगा तो उसका दंड भी मैं ही भोगूंगा, ये आपको मैं बोल रहा हूँ, इतनी गारंटी मिले। बस मेरा प्रोग्राम करना सार्थक होगा। तो 1 से 2 महीना में लोन लोगों को मिल जा रहा है, यहाँ तक कि 15-15 दिन में अप्रूवल आ जा रहा है।
कितने और रुपए का? 5 लाख रुपया मैक्सिमम, हाँ, कम नहीं होता है। जिसको छोटा छोटा कारोबार करना है, बिना गारंटी का, पैसा नहीं है, महिलाएं घर से कर सकती है, कोई पुरुष घर से कर सकता है। और कहीं कहीं प्रॉफिट मार्जिन इतना है किसी किसी छोटा छोटा बिजनेस में कि 5 लाख रुपया कम नहीं होता बिना गारंटी के। 5 लाख रुपया बिना गारंटी का 15 दिन में, 15 दिन में भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम 1-2 महीना में हो जाएगा। 1-2 महीना में अगर कोई छोटा लघु माइक्रो उद्योग करना चाहे तो वो नहीं, उद्योग ही नहीं है इसका, इसका भी मजा है। हाँ। कुछ भी बिजनेस, कुछ भी बिजनेस। हाँ, मैंने मैं अगर 5 लाख रुपया लेकर घर से साड़ी बेची है, घर से राशन बेची है आप। हाँ, ये हाँ, मैं दिलाया हूँ 15 Without credit। एकदम। तो फिर और इसमें 2 पेपर लगता है। हाँ, नहीं, क्या क्या पेपर लगता है? 2 पेपर जो लगता है, जो हर किसी को नहीं होता। एक होता प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाँ। और उद्यम आधार। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहीं पर रुकिए, पहले एक सार्थक बैठक करें। पहला चीज है कि ये 5 लाख रुपया आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर किसी को भी मिल सकता है, 2 डॉक्यूमेंट पर। दो नहीं, 3-4 डॉक्यूमेंट हमारे नॉर्मल अवेलेबल है हमारे। ये तो रिफंडेबल है। हाँ, रिफंडेबल। इसमें 25,000 रुपया मैक्सिमम सब्सिडी है। हाँ। 10% सब्सिडी, अगर 2 लाख है तो 20,000, हाँ। मैक्सिमम 25,000 तक सब्सिडी तो है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की अगर चाहे या कोई महिला चाहे कि हम इसको स्टार्टअप करेंगे, तो वो आपने कहा कि ऑनलाइन घर से भी कर सकता है अप्लाई। हाँ, ठीक है। हाँ। अगर मान लीजिए कि वो कर दिया, जानता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानता है तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि चेंबर या फिर आपके जो संगठन है, एक ऐसा विंडो होना चाहिए जहां पर आपका फोन नंबर आप यहां पर दें, ताकि लोग अगर हेल्प चाहिए तो आपसे संपर्क करें और मैक्सिमम इसका लाभ उठाएं। जो पूजा का समय है, मान लीजिए अगर 50 लोग भी अगर ये लोन इनको दिवाली तक मिल जाता है और अगर कुछ शुरू कर सकते हैं, तो एक हेल्पलाइन, मतलब उनको हेल्प कैसे मिलेगा? देखिए मदन सिंह जी, चूंकि आप साउथ बंगाल, मेरे को जितना नॉलेज है, साउथ बंगाल का सबसे बड़ा आप चैनल है, उसके आगे कितना है ये मेरे को अपडेट नहीं है। तो आपके द्वारा चूंकि लाखों लोग सुन रहे हैं, उनके द्वारा और लोग सुनेंगे। 2 अवेयरनेस प्रोग्राम में कर चुका हूं। मैं लोकल किसी चैम्बर का मैं पदाधिकारी नहीं हूं, मैं सेंट्रल मैं नेशनल लेवल का पदाधिकारी हूं। और चूंकि ये लोकल चैम्बर ज्यादा करते हैं, फिर भी मैं 2 कर चुका हूं। एक बार बीडीओ ऑफिस में हमने किया था और एक रानीगंज लाइब्रेरी में मैंने किया था इसका अवेयरनेस प्रोग्राम। जितना संभव हो, मेरा पेट भरने के बाद, पॉकेट भरने के बाद मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ। बस सोने का नींद चाहिए, मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। और 2 स्कीम बताऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट की। अच्छा। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी बिजनेस, फिर मैं रिपीट करूँ, कोई भी बिजनेस करने के लिए 1-2 नेगेटिव होगा, कुछ विशेष नहीं है। दरकार हो तो आप मेरे को, आपके यहाँ सेनगुप्ता है, आपके चैनल पे आई हुई है, उनको परसों मैं ऑफर दिया हूँ, उनका हस्बैंड को भी, कि यहाँ पर अर्पिता सेनगुप्ता कि एक यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम करा दो, मैं आऊंगा। ऑफिसर रोके तो मेरी जिम्मेदारी है, ऑफिसर को रोकेगा ही नहीं, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक। अब क्या है कि जनरली एक ही इंप्रेशन इसमें देखना पड़ता है कि अगर आप बैंक का मैनेजर है तो आपको ये इंप्रेशन होना चाहिए, ये आदमी पैसा वापस देगा। अच्छा। बस ये इंप्रेशन होना चाहिए, एक फेशियल इंप्रेशन। इसमें बिना कोई गारंटी के आपको अगर महीना 2 महीना में, एक सब्जी वालों को हम भेजे हैं 2 दिन पहले। अच्छा। बोला भैया मेरा सब्जी, हम हटिया में सब्जी लेने जाते हैं, उसको स्टेट बैंक में भेजे, जाके ऑफिसर को बोलो, लेडी ऑफिसर को अभी, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, चाहे तो नाम दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था की और प्रैक्टिकल रूप में मिल रहा है वो, और यही नहीं, मेन बात तो बताई नहीं हम आपको, 4.5% इंटरेस्ट पे। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 लाख रुपया आप ले रहे हैं तो नॉर्मल बाजार में 1.5% तो इंटरेस्ट होता है, 5-7 हजार रुपया तो इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल। 10,500 रुपया 5 साल तक आपको चुकती कर देंगे पूरा पैसा। इतना सस्ता, इतना बढ़िया स्कीम है। अवेयरनेस नहीं, फिर बैताल को मैं डाल पर ला रहा लाइए ना, हूं। कोई मैं दिक्कत नहीं ये है। पूछना चाहता हूं कि स्कीम तो होती है फाइलों में। मैं कहता हूं आप चूंकि एक युवा उद्यमी हैं, समाज सेवी हैं, चेंबर से जुड़े रहे हैं आप, और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे हैं, अपने मारवाड़ी समाज के भी आप अग्रणी हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई लेमैन जो जैसे सब्जी वाला है, जैसे मान लीजिए सैलून वाला है, 5 लाख में बहुत अच्छा सैलून हो सकता है, तो ये लोगों को सरकारी स्तर पर तो हम उम्मीद है कि कोई ऐसा कोई जगह होगा जहां पर हेल्प डेस्क होगा, लेकिन
चेंबर ये हेल्प डेस्क क्यों नहीं करेगा, और अगर चेंबर भी नहीं करता है तो आप लोग 2-4 युवा लोग मिलकर या आपके संगठन के माध्यम से एक नंबर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जिसको ये लोन लेना है, जिसको ये धंधा करना है, वो अपने से कोशिश करे, अगर नहीं सकता है तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करे। इतना नैतिक साहस आपको क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आप बोलिए इसमें नैतिक साहस का कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा कि चूंकि मैं एक्सप्रेस न्यूज का मैं मेहमान हूं, तो आपका एक व्यक्ति को नोडल पॉइंट बनाऊं, जिसको जरूरत है मैं अवेलेबल होऊंगा। 2 पेपर इसमें दिक्कत आता है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और दूसरा उद्यम आधार में। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ के एक दिन कैंप लगवा दूंगा। ठीक, वो लोग, अच्छा इसमें बताऊं कि आप जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर वहां पर मौजूद हैं, वो लोग हेल्प करते हैं, ऐसा बात नहीं है। 3 दिन में जो बैंक जब भेज दिया ना रिपोर्ट, तो 3 दिन में तो आपका क्या बोलते हैं अप्रूवल हुआ, ऐसा भी हम देखें। हम तो 15 दिन आपको बोल रहे हैं, जो गारंटी कल आप पकड़ लेंगे मेरे को। संदीप भाई, दिक्कत क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी ये जो इतने सहज तरीके से लोगों को सरकार ने मदद करने के लिए, बिजनेस करने के लिए व्यवस्था किया है, ये ही लोगों इसका जवाब भी मैं दूं, इसका जवाब भी मैं देता हूं। देखिए, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। 7-8 दिन पहले मैं मारवाड़ी युवा मंच का प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के गया था। महिलाएं थे 25-30, सबको बोला कि आप अपने लोगों को बोलिए। सिर्फ एक व्यक्ति आया, भैया लोन लेना है, कैसे होगा, और वो भी कोई दूसरा के थ्रू मैसेज कर रहा है मेरे को। 5 लाख का लोन थोड़ी लेगा, कहीं नहीं लेगा घर से। अरे आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहा है। क्या मारवाड़ी है तो क्या पैसे का जरूरत नहीं है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मारवाड़ी में तो है। चूंकि मैं मारवाड़ी युवा मंच प्रोग्राम में गया था, इसलिए आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और अर्पिता से तो आप पूछ सकते हैं, चूंकि आपकी गेस्ट रही है वो। पर मैं तो ऑफर कर रहा हूँ। रेशमा निकृष्णन, रेशमा तमन हमारी काउंसिलर है आसनसोल में, उनसे भी मेरी बात हुई है कि एक दिन उनके यहाँ हॉल में एक दिन मैं प्रोग्राम करूंगा। आसनसोल महिला में क्यों नहीं कर रहा है ये? इसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं तो पदाधिकारी हूँ नहीं। अच्छा, अगर मैं होता तो आप मेरे को चार्ज कीजिए, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। आप मेरे पास चार्ज कीजिए। अगर मेरे कोई गलती है, मेरे को गलती करना ही नहीं है, मैं तो काम करने के लिए हर समय तैयार हूँ। मेरे को शौक है काम करने। ठीक है, ये तो एक स्कीम बताया, आप बोले कि 2 स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट की। बोलिए। एक है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में बहुत सारे बैंक कम से कम टक्कर मारिए, लोग टक्कर तक नहीं मारता, लोग हेजिटेट करता है। ये एक माहौल था। लेकिन अगर मेरे पास कोई आता है, मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ कि भाई इस बैंक में भेजो। 2 बैंक जैसे हम अभी भेजे, पीएनबी में भेजे और स्टेट में। और वहां पर कभी कभी क्या होता है, प्रक्रियागत कुछ कमजोरियां होती है, उसको हम लोग समझा के। मुद्रा लोन का मतलब शुरुआत कितने रुपए से हो सकती है, कितना मैक्सिमम मिल सकता है? 10 लाख तक मैक्सिमम मिल सकता है, वो बैंक पर डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन ये ज्यादा, हम इसमें ज्यादा काम कर पाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि डीआईसी से हमारा बहुत अच्छा संपर्क है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक हम लोग चूंकि हैं, तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत है। बीच में कुछ मैनेजर गड़बड़ कर रही थी, तो उनको समझाए टर्म लोन और वो सीसी लेके, कुछ उनका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था। तो मैं चूंकि 20-22 साल से काम कर रहा हूँ, जवाहर सरकार हो, जीडी गौतमा हो, एचके द्विवेदी हो, राजीव सिन्हा हो, सबके साथ काम किया, तो कॉन्फिडेंस भी है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तब मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं समझा लेता हूँ। एक तो हो गया मुद्रा लोन, जिसमें मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, वो इजी है, कोई भी जाएगा, बिजनेस कर सकता है, दुकानदार। और इसमें मैं फिर बोलूंगा, ये घर से भाड़ा का जगह लेके आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, बाजार में घूम के बेच सकते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? तो वरदान है। बिल्कुल, शुरुआत के लिए इससे बेहतर क्या? आप फिर उसके बाद बोलेंगे गवर्नमेंट नौकरी नहीं देता, 5 लाख रुपया कम थोड़ी ना होता है। 4-4.5% इंटरेस्ट रेट पे चौप का दुकान तो हो ही सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम। ये राजीव गांधी के जमाने में स्टार्ट हुई थी। मैं पिछले 15-20 साल से इसका मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसमें मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपके थ्रू मेरे से संपर्क करना चाहेगा, क्योंकि देखिए फ्लडेड हम भी हो जाते हैं, दिक्कत होता है। मेरे को दिक्कत नहीं, आप एक दिन बुला लीजिए हमको, दरकार हो तो। उसमें 50 लाख रुपया तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और शायद सर्विस सेक्टर में 20, मैंने आप सर्विस सेक्टर में आते हैं 20 लाख रुपया तक का स्कीम है, बिना गारंटी। जो भी हम बता रहे हैं बिना गारंटी। मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आप व्यवसाय कैसे, स्टार्टअप है। ठीक है। तो इसमें सब्सिडी आपका है, अगर आप शहरी इलाकों में करते हैं तो 15% नॉर्मल सब्सिडी और 25% स्पेशल सब्सिडी। स्पेशल कौन है? महिला, SC ST, माइनॉरिटी, डिसेबल्ड, हिली एरिया, ये सब है। अच्छा। तो उनको 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी। मतलब 10 लाख रुपए का अगर काम करते हैं तो 2.5 लाख रुपया आपको दुर्गापुर में सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी पहले आती है उसमें भी। अच्छा, पहले, बाद में नहीं। अगर आप ग्रामीण इलाका में काम करेंगे तो नॉर्मल रूप से पुरुष या जनरल जो स्कीम है वो 25
30% सब्सिडी है और 35% मैक्सिमम सब्सिडी है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अगर आप उखड़ा का पंचायत इलाका में जाके काम कोई बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस किसी भी तरह का सर्विस इंडस्ट्री, उसमें आपका 15 से 35% तक सब्सिडी है। तो उखड़ा में 35%, मतलब 10 लाख रुपए में 3.5 लाख रुपए पहले आके आपका बैंक में जमा हो जाता है। अच्छा, स्कीम चालू होने के पहले। अच्छा, पेपर वर्क इतना ज्यादा है नहीं, जो पेपर वर्क है उसके लिए डीआईसी और केवीआईसी बोल के एक संस्था है, वो लोग करते हैं। अच्छा। हमारा काम है, हम लोग वॉचडॉग है, हमारा काम है बीच का एक ब्रिज डेवलप करना। हमारे समय में किया हम, जब हम लोकल चैम्बर का ये आपका, और हम आज भी तैयार है। हाँ, मतलब ये दर्द आपका छलक जा रहा है बार बार कि हमारे समय में किए। नहीं, समय तो आपका ही है। तो नहीं, समय हमारा, अभी हम पॉलिसी मेकिंग में आ गए ना। देखिए सेंट्रल और स्टेट एग्जीक्यूशन में जो लोग एग्जीक्यूशन, हाँ एग्जैक्टली, आप सही बात पकड़ रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन में जो लोग हैं वो एग्जीक्यूट तो उनको करना है। अगर हम ओवरकम करते हैं या उनको हम ओवरलेप करते हैं तो वो ठीक नहीं है। हम भी नहीं चाहते थे कोई मेरे को ओवरलेप करे, लेकिन जहां हमको मौका मिलता है हम करते हैं। हम आपको बोले ना, कई जैसे कर, तो ये जो 50 लाख रुपया अगर आप चुकती कर देते हैं, अगले बार 1 करोड़ रुपया आपको बिना गारंटी के मिलता है। और वो गारंटी गवर्नमेंट देता है। अच्छा। तो आप बताइए कि गवर्नमेंट का जब इसका प्रमोशन, अच्छा मजा की बात क्या है कि हर बैंक को कोटा दिया जाता है। बैंक कभी कभी खोजते हैं जेन्युइन, लेकिन इनजेन्युइन तो ज्यादा जाते हैं और जेन्युइन कम जाते हैं, इसलिए दिक्कत ज्यादा होता है। लेकिन संदीप भाई, एक चीज है कि बैंकों की ये पहले से मानसिकता रही है कि तो लोन में वो लोग टाल बहाना करते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये जो फंड है हमारा, तो ये बैंक को भी तो समझाने की जरूरत है कि अगर आप इंटरपेडर को अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आपका बैंक भी बंद हो जाएगा। इसका 2-3 मैकेनिज्म देखिए। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, रानीगंज चैम्बर भी करता है, अभी भी करता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं मेंबर तो हूँ, पास प्रेसिडेंट भी हूँ। कई चैम्बर करते हैं। दूसरा एक रिडेसल सिस्टम है। डीएम साहब हर महीना 2 महीना में मीटिंग करते हैं। डीआईसी के पास अपना मैकेनिज्म है। ऑफिसर पहले से बहुत बढ़िया है, ये हम लोग को मानना पड़ेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाइना और जो पहले का बांग्लादेश था, अभी का बांग्लादेश नहीं, उनका स्पीड बहुत ज्यादा है। आपको शायद ये, मैं चाइना 22 दिन विजिट किया हूँ वहाँ के सरकार के निमंत्रण पे, और 10 देशों का 33। आप गुजरात गए हैं? गुजरात भी गए हम, आपको यही बता रहे हैं। तो जाइए गुजरात में। चाइना में हम लोग को आलसी बोला जाता है। और बांग्लादेश वाला हमको अगर कुछ फोन करता था, एटा जिनिस चाहे, तो वो मेरे को तगादा करता था, और हम 2-3 दिन में जो करते थे वो 2 घंटा में चाहिए। तो हम लोग जनरली बेसिकली, हम कोई किसी पर तोहमत नहीं लगा रहे, हम लोग थोड़े सुस्त है। आपको नहीं सुस्त नहीं, इसको अगर दूसरे तरीके से बोले कि माहौल बिगड़ा हुआ है वर्क कल्चर का। देखिए इस पर भी आपको अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, ये एक अवेयरनेस करने से नहीं, जितना लोग दिमाग लगाते हैं नहीं काम करने का, उसका 25% अगर उसका देखिए काम करने का लगा दे, वो जिम्मेदारी नहीं है। मेरा जिम्मेदारी देखिए बिजनेस डेवलपमेंट है, मेरी जिम्मेदारी। तो हम तो बिजनेस डेवलपमेंट में लगे। राजनीतिक तौर पर तो, राजनीतिक तौर पर मैं उतने सख्ती, उतना मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मैं आऊंगा उस पर। तो अथॉरिटी होने से देखिए, मैं आया इसीलिए था कि अथॉरिटी मेरे को मिले कुछ। तो अब क्या है कि ये जो 25 लाख का स्कीम पीएमजीपी का, ये एक्सीलेंट स्कीम है। कई लोग इससे करोड़ों रुपया का कारोबार आज कर लिए हैं डेवलप करते करते। अच्छा। अब वो बिना गारंटी का हमारा पहले 25 लाख मिल रहा था वो। अच्छा, इसमें जमीन का काम, जमीन का शामिल नहीं है। जमीन आप कोई भी भाड़ा पे या 5 साल का लीज पे लेके कर सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब अगर मान लीजिए आप कोई भाड़ा का जगह पे 50 लाख रुपया का कर रहे हैं, तो आप 1 करोड़ रुपया, जमीन का दाम मोटा मोटी 25-50 लाख रुपया तो लगेगा। तो 1 करोड़ रुपया का स्कीम आप घर में कर सकते हैं। इसमें केवीआईसी, केवीआईबी और आपका डीआईसी, ये तीनों हेल्प करता है। इनका तो गरज है इनको कि लोग आए, इनके पास फंड एलोकेटेड होता है साल में। लेकिन दिक्कत क्या है, एक और मैं बोल के जाऊंगा दर्द वाला बात। इसमें दिक्कत क्या कि जिनको चाहिए वो भी जाके खोचा हमारे चैम्बर में हमारे। तो आप चैम्बर तो अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, उस समय भी हम लोग खोजते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, उस समय कितने लोग आते हैं। सही बात है। मैं इससे एक चीज और वैधानिक चीजें जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं एक इंडियन नागरिक हूँ और मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड है, मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिला है, और अगर मैंने ये 25 लाख का लोन ले लिया, तो अगर मैंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट की जो हमारी दावेदारी थी वो क्या खत्म हो जाती है? हो सकती है। हो सकती है, क्योंकि उसका देखिए, ये स्कीम बनाने के पीछे 2 कारण है। हाँ, जैसे किसी ने मुद्रा लोन ले लिया, हाँ, तो सरकार के खाते में मुद्रा लोन का के तौर पर तो नहीं, मुद्रा लोन का मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मुद्रा लोन पे मैं ज्यादा काम नहीं किया हूँ। शुरुआती दौरों में जबरदस्ती वो लोग 5-5 लाख रुपए दे दिया था, बाद में बहुत लोगों को तंग किया वो लोग, बैंक वाला। अब इसमें
आपका सरकार की दो मंशा रहती है। चूंकि सरकार, मैं अपनी स्पीच में भी बोलता हूँ, सरकार चूंकि सबको नौकरी नहीं दे सकती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो उसके लिए उनका दो चिंताएं रहती है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करे, नए नए व्यवसाय डेवलप करे, और उस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ वो रोजगार का सृजन कर सके, लोगों के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ठीक, यही दो मुख्य उद्देश्य है। पीएमईजीपी का उद्देश्य यही रहा है, जो मतलब 25 साल पहले राजीव गांधी की अवधारणा थी। मैं तो, हम लोग को तो उनको नमन करना चाहिए कि ऐसी धारणा वो करके गए। अब क्या है कि देखिए, हम एक मान लीजिए 50 लाख रुपए करते तो उसमें 15-20 स्टाफ हो सकता है, 50 भी लोग रह सकते हैं, और इनडायरेक्टली 100-150 लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका तो समाज में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब स्ट्रक्चर बनने में रोल हमारा चैम्बर का है, हम ये तो मानते हैं, करने का हमारा जितना हम कर रहे हैं, दूसरे की जिम्मेदारी तो हम ले नहीं सकते हैं, ये बात हम भी मानते हैं। हमारा पकड़ के हमको कल भी बोलिए या फिर बुलाइए, मतलब जब तक समन्वय नहीं होगा, जैसे मान लीजिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जैसे डीआईसी है, प्रचार के दृष्टिकोण से, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, ये सारा लोग, और पॉलिटिकल विल पावर भी चाहिए, ये सारे चीज, और बैंकों का भी समन्वय चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप का अगर इंडस्ट्री के लिए बने, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने, हम लोग तो जानते ही, हम लोग हर एक 2 महीने में मीटिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो होता है ना। तो आपको देखिए, जिसको प्यास लगे अगर वो कुआं के पास आएगा ना, फिर वही बात है। हम लोग जब अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कुआं है ये भी तो लोगों को पता होना चाहिए। नहीं, हम तो खुद प्रचार नहीं, हम लोगों को भी नहीं पता है। नहीं, प्रचार अच्छा हुआ तो आपके थ्रू कम से कम लाखों लोगों को बता पाएंगे। हमारे ऑफिस में 50 लोग हैं, हम ये जो हमारे साथ काम करते हैं, अगर ये 50 लोगों को 25-25 लाख रुपया मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें हम बता दें, 10 लोग करेगा तो हो सकता है 2 को मिले, क्योंकि पेपर वर्क और उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो भी तो देखा जाता है। पैसा आप देंगे तो सोच के देंगे। इसमें 2-3 फैक्टर और है जो आप बोले। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टिविटी बहुत कमजोर है हमारे सिस्टम में। अच्छा, तो क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, जो सिंगल विंडो स्कीम आप जो बोल रहे हैं ना, तो सिंगल विंडो स्कीम में वो इंटरकनेक्टिविटी कमजोर होने के कारण हमारा प्रोसेस काफी लेंदी हो जाता है। मान लीजिए आज एक प्रोजेक्ट हम बनाए और करते करते 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो कम हो जा रही है, खर्चा भी लग जा रहा है। तो ये सब हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे पिछले मीटिंग में डीएम साहब को बोल के आया, सर 10 साल पहले कुछ मुद्दा बने हुए थे, आज भी वही मुद्दा बने, ये सबको शेष कर दीजिए। तो क्या कि कुछ कुछ आते हैं, जैसे एक हमारे यहाँ राजीव सिन्हा आए थे बीच में, और एक हमारे रुमित मुत्सुद्दी थे। तो मेरा एक सुझाव हमेशा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग बोल के ज्यादा फायदा नहीं है, कि एक कैडर बनाया जाए, कि एमएसएमई का एक कैडर हो, एमएसएमई में रहे। तो वो क्या जिम्मेदार, क्या होता है कि 1.5 साल के लिए ऑफिसर आया, उसको तो 1.5 साल काट के जाना है, ये बहुत बड़ा है। ये हम आप पर छोड़ेंगे कि आप लोग ये दबाव बनाएंगे, हम लोग तो लिख के बात कर रहे हैं, और एमएसएमई की बात कर रहे हैं, और उसके मंत्री है जीतन राम मांझी, उस पर हमारे जो बोल रहे हैं क्या दे दिया मोदी साहब ने। हाँ, तो मोदी जी को बताइए, मतलब ये मजाक, इससे मजाक और क्या हो सकता है। हमारे मित्र, उनके हमारे मित्र मंडली के हम बता दें आपको, हम मिलने जाएंगे उनसे। और बंगाल के जो एमएसएमई मिनिस्टर चंद्रनाथ सिन्हा, वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। तो 80-84 साल के एक व्यक्ति जिनका राजनीतिक सफर जातिगत संघर्षों में रहा है, उनको आप पूरे भारतवर्ष के इंडस्ट्री, एक महत्वपूर्ण जो शायद 40% का ना कितना का भूल रहा हूं मैं, योगदान है, और एम्प्लॉयमेंट में 90% का योगदान है, और उसका दिया क्या मोदी जी ने। तो ये देखिए, ये तो एक विडंबना है। ये देखिए, किसी पर मैं उन पर क्या आघात करूं, वो पॉलिटिकल बात होगी। ये विडंबना है कि हमारी जो हम लोग जो प्लेसमेंट करते हैं ना, जो पॉलिटिकल मेरे से क्वेश्चन करेंगे, प्लेसमेंट योग्यता पर ना होकर इक्वेशन पे हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं आपको कितना खुश रख सकता हूं या आप मेरे से कितना खुश है, इस पे होता है। तो ये दिक्कत तो आ रही है सिस्टम की। इसके लिए हमारे पब्लिक भी कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट कर रहा है, जो पहले उतना हो सकता नहीं करता होगा। तो ये चलिए, मैं आपसे 2 चीजों पर इतनी सीमित समय में बात करना चाहता था। एक तो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लेकिन मैं लास्ट फिर रिपीट करूंगा, मैं समअप करूंगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बिना गारंटी की कई स्कीम मौजूद है। विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक स्टैंड अप इंडिया भी है, जिसमें गारंटी नहीं लगता है अभी कुछ, और विशेष रूप से वंचित वर्ग जो है, SC/ST के लिए तो ऐसी स्कीम है जो हम क्योंकि स्वर्ण से आएंगे तो हम लोग तो जलते हैं कि हम लोग के लिए क्यों नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम भी तो हमें भी धन की जरूरत है। तो अब क्या है कि ऐसी स्कीम है, लेकिन क्या है
कि जब तक आप थोड़ा धक्का नहीं मारेंगे, जरूरत आपको है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, आप धक्का मारने की बात बोल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अच्छा, आप दुर्गापुर में कराइए, मैं आऊंगा। जानकारी ही नहीं आप है। दुर्गापुर में कराइए, मैं आऊंगा। क्यों, हम लोग तो किए थे, 8 दिन का किए थे प्रोग्राम। नहीं, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। आप प्रोग्राम करेंगे, फेसबुक पर दे देंगे, अपने नेता को दिखा नहीं, देंगे, होर्डिंग आम लगा दो। आदमी तक पहुंचता नहीं है। नहीं, होर्डिंग हम लोग 4 साल पहले किए थे ना, वो टाइका पार्क में होर्डिंग लगाया पूरा दुर्गापुर में हम लोग। लेकिन क्या है, पता नहीं, लोगों में एक निष्क्रियता टाइप की आ रखी है। तो जब तक आप आएंगे नहीं, आपके पास बहुत स्कीम है, पैसा मिल रहा है। अब बोलते रहे आप अपना बैंक में पैसा जमा किए, तो इंटरेस्ट आपको कहां से देगा? किसी को देगा, दूसरा का लोन तब ना देगा। कहाँ देगा? तो लोन लेने वाला वैसा पहुंच रहे। और इसमें हम आप बता दें कि रिस्क फैक्टर बहुत कम है। लोग डरते जो है, वो डर हम लोग दूर करते हैं। अच्छा, बोलते रहे ब्रिज हम लोग नहीं, लेकिन आप संदीप भाई इस बात को आप मानेंगे कि जैसे आपने कहा कि खूब सस्ते और खूब आसान तरीके से छोटे छोटे लोन मिल सकते हैं, जिसमें आम आदमी, जो अधिसंख्यक आदमी है, घर से बैठकर छोटे छोटे बिजनेस करके अपना रोजी रोजगार चला सकता है। वहीं पर आप साइमल्टेनियसली देखें कि आपने कहा कि चेंबर को करने का काम है, हमारे पास कोई आएगा तो कुआं को प्यासे के पास जाना है। लेकिन आप एक साथ देखिए, जो सरकारी बैंकें हैं, इनके पैरेलल जो बैंकें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटें आई हैं, जैसे बंधन बैंक से लेकर परिमल तक का, जो लोग इंटरेस्ट पर स्वनिर्भर गोष्ठी बनाकर महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, तो पैसा उनको वापस नहीं मिल रहा है ऐसा तो नहीं है। हर महिला को हम लोगों ने देखते हैं कि वो लोग सही समय पर लोन का पैसा चुकाने के लिए तत्पर रहती है और कहीं से भी जुगाड़ करके देकर फिर दोबारा लोन वो लोग लेती है। तो अगर प्राइवेट बैंक इतने एग्रेसिव तरीके से लोगों के पास पहुंच के अगर बिजनेस का अपना लोन दे सकती है, तो सरकारी बैंकों को जगाने में आप लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि उनको भी अब बदलने का वक्त आ गया है? मैं उल्टा कहूंगा, तो शॉर्ट में कहूंगा, क्योंकि समय की आपकी बाध्यता है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है, वो इसी पर आधारित रही है और जितना ग्रो की है, वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल है वो, जिसके बारे में प्रचार भी नहीं है कि वो कितना ग्रो कर गई है। लेकिन जब MSME का या एंटरप्रेन्योरशिप का जब बात आती है, तो प्राइवेट बैंकों का रोल इसमें बहुत ही शर्मिंदगी भरा रहा है। मेरा अपना जो रोल रहा है, ये जो 5 लाख का स्कीम बता रहे हैं, HDFC बैंक में मैं गया था, पूरा बंगाल में सिर्फ 1 लोन हम लोग दिए हैं। अच्छा। उनका इच्छा ही नहीं है देने का, वो इतना बैरियर लगा देते हैं। इसमें शेड्यूल्ड बैंक जो है, गवर्नमेंट बैंक देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट बैंक का हम देखें रोल CSR का उनका थोड़ा नैतिक जवाबदारी भी होगा, नैतिक जवाबदेही भी है। और ऐसा नहीं है, रिकवरी पहले हम लोग जब वो CPM के जमाना में मिनिस्टर हुआ करते थे मानवदा, तो 14% रिकवरी था, और अभी सुनते हैं आपका 70-80% तक रिकवरी है। कॉन्शियस भी होगा, हम लोग भी बोलते हैं जब मोटिवेट करते हैं कि भैया आप पैसा वापस देंगे तो आपके आने वाले भाइयों को वापस पैसा मिलेगा। हाँ। तो वो क्या है कि वो चीज कहीं ना कहीं हुआ है। तो ये एक अवेयरनेस आया है, और चूंकि ये बेरोजगार लोगों को लोन दिया गया है, तो रिस्क फैक्टर है, इसीलिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इसमें गारंटी देती है ताकि लोन आसानी से मिल सके। अब चलिए हाँ। मैं आपसे मतलब इसको ये 2 फेज को हम इस तरह से समापन करें कि एक तो ये कि युवाओं के लिए आज भी स्कोप है, और बिजनेसमैन जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अगर वो सही तरीके से जानकारी हासिल करे, तो सरकार ने जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, ये सारी चीज प्राथमिकताओं में आती है, उसी तरह सरकार ने रोजगार के भी और लोन के भी व्यवस्था किया है। लोगों को आगे बढ़कर उसका लाभ लेना होगा, और उसमें अगर कहीं कुछ रुकावट होती है या कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम इन लोगों के संगठन जो हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और बाकी जो संगठनें हैं, वो तो करती ही रहती है। और इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर संदीप भाई ने ये वादा किया है आप लोगों के साथ कि अगर सचमुच में सब दरवाजे अगर बंद हो जाएं, क्योंकि वो भी ओवरलोडेड है, तो वो मदद करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हम लोग आप लोगों के आवेदन को संदीप भाई तक पहुंचाने की नैतिक जवाबदारी लेते हैं, ठीक है। और किसी को भी अगर उद्योग मतलब छोटे पैमाने पर बिजनेस करना है और इन स्कीमों का लाभ लेना है, तो वो
उनको पूरी यहाँ से सहायता मिल सकती है। इसमें एक और है, ये तो बताया स्पेशल स्कीम जो बेरोजगारों के लिए है। जनरल सेंस में किसी को बिजनेस करना हो तो मोटा मोटी हम लोग यही बोलते हैं 30-40% अपना पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो गवर्नमेंट का मतलब ये बेरोजगारी वाला स्कीम छोड़ के, तो उसमें तो सारी तरह की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा। बैंकों को भी तो पैसा किसी न किसी को देना है और लोग तो कारोबार लग रहे हैं। मतलब अगर कोई कारोबार करना चाहे हाँ। तो आपसे संपर्क करें। हमसे क्या, सारे चैम्बर मौजूद सारे है। चैम्बर आपके पास लेकिन है। अगर कहीं नहीं मिले तो आपके थ्रू मेरे संपर्क करें, इसका मैं वादा करके आपके चैनल पे जाता हूँ। धन्यवाद। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपको क्या, किसी को नहीं बहुत करूंगा। दिन से कार्यक्रम मेरे को कर रहा हूं, satisfaction लेकिन मिलता है इसमें। खाली आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, मतलब लोगों को आगे बढ़ना होगा। संदीप भाई का ये साहस साधुवाद विशेष रूप से महिलाओं को मैं आह्वान करूंगा हाँ। कि ये जो 5 लाख रुपए की जो स्कीम है इसका भरपूर फायदा उठाए। मैं गारंटी दिलाता हूं, अगर जरूरत है तो DIC दुर्गापुर में सिटी सेंटर में एक दिन प्रोग्राम कर दूंगा। आप लोग मदन सिंह जी से मिलिए, 25, 50, 100, 200 जितने लोग एक दिन में ही सारा मैं काम करवा दूंगा और पेपर वर्क जितना है वहां पर मैं करवा दूंगा। और मैं उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट भी कर दूंगा। जो करना है कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर देंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा राजनीतिक बातें करके PCR से इशारा है कि मतलब समय पर समापन करना है। संदीप भाई, एक चीज हमको पता चला है, विश्वस्त सूत्र हमारे कहते हैं कि आज के डेट में आप बहुत मतलब क्या नाम है, जैसे कहा जाता है कि न खुदा ही मिले न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। पहले आप व्यवसायी थे, बाद में आप राजनीतिक व्यक्ति बन गए। PK ने आपको कुछ कमिटमेंट करके, और मारवाड़ी वो भी तृणमूल में, मतलब हिंदी भाषी पहला, उसके बाद मारवाड़ी, और वो भी तृणमूल में, मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पता ही नहीं चलता है कि ये संयोग क्या है। तो आप राजनीति में आ गए, लेकिन कुछ असंतुष्ट और असंतोष आपके चेहरे पर और आपके बातचीतों में झलक रहा है। क्या वादा किया था PK ने आपको, और आज के डेट में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैंने तो सुना था कि आपको काम करने के लिए प्रशासनिक तौर पर कुछ जवाबदारियां देने की बात थी, चाहे वो ADDA हो या कहीं पर भी हो। तो अभी आप इतने हाशिए पर क्यों हैं? देखिए, चूंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, कुछ प्रतिबद्धताएं हैं और कुछ मेरी सीमाएं हैं। पब्लिक में हर बात करना मेरे लिए उचित और संभव भी नहीं है। लेकिन कोरोना काल में जो हम लोग का प्रदर्शन रहा था, तो PK ने 3-4 बार उनके व्यक्ति आए थे, चौथे प्रयास में गए थे हम, तो उनका कुछ था कि आप लोग आइए और जुड़िए। उस समय लोग छोड़ रहे थे, मतलब 2021 का इलेक्शन के 10 महीना पहले की बात है, 8 महीना पहले की बात है। तब लोग छोड़ रहे थे और मेरे को लोग बहुत डराया भी कि तुमको भागना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो खैर मेरे को उससे मतलब नहीं था। देखिए, हम तो अपना पेट भरते हैं व्यवसाय करके, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। काम करने की एक भूख थी। तो मेरा 45 मिनट इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू बोलेंगे उनसे। तो जब मैं घुसा उनके यहाँ, तो बोले आइए संदीप जी। मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि नेशनल लेवल का व्यक्ति मेरे को नाम से पुकार रहा है। उसके बाद समा बंद गया। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे काम करने का शौक है। तो बोला मैंने आपको इसीलिए इन्वाइट किया है, मेरी ऊपर में बात हुई है AB से, और तो मेरा यहाँ लोकल नेता, बोले उनसे बात हो गई है, बोले अपने ही आदमी है, कोई बात नहीं है, तो आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम लोग का जो कुछ कमिटमेंट है, जो मैं पब्लिक में कहना नहीं चाहूँगा, तो उनका ये था कि आपको क्या तो जनप्रतिनिधि या फिर कुछ ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें है। नहीं हो पाया, उसके लिए मेरा कोई, चूंकि मेरा ये पैसा तो है नहीं, शौक था, शौक ही बोलेंगे हल्का में थोड़ा, और खिन्नता शब्द में यूज करूँगा, इसमें मैं नाराजगी यूज नहीं करना पसंद करूँगा, क्योंकि अपना तो काम चल रहा है और हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं। लोगों की हेल्प करने का मेरे को भगवान शक्ति दिया है, कुछ ना कुछ करते हैं, आपको पर्सनल रूप में बताएंगे। तो जो आशा बोलना ठीक नहीं है, जो उनकी तरफ से जो था, PK चूंकि चले गए, तो PK का एक जो बोल के गए थे, बोल के जाने के बाद जिनको भी बोले 2-4-5 बार बोले, उसके बाद हम भी नहीं गए। एक्सपेक्टेशन था कि एक जीवन है, सिंगल जीवन है, यहाँ तक पहुँचे काम करते करते। चाइना की गवर्नमेंट में जब इनविटेशन भेज रहा है, हम लोग दूसरी कंट्रीज से इनविटेशन आ रहा है। अब मैं फिक्की की MSME कमेटी में हूँ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में पिछला 3 बार से हूँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि एक जो लोकल जो लोग मेरे को जानते हैं, घर का लड़का जो बात बोले, तो काम क्यों नहीं करने देते। तो कई बार डायरेक्ट भी पूछा, मेरा MLA से पूछता, हमारे लिए कोनो प्रॉब्लम आछे, हमारे विरुद्ध कोनो अभियोग, बोला नहीं, हमारे कोनो दाग नहीं, किचु आछे नहीं, तो दिक्कत कथा है। हम तो ऐसे ही मजाक में पूछते हैं। तो अब क्या है कि
मैंने मेरा जो स्कूल था मारवाड़ी स्कूल, मैं तो यहाँ तक बोला कि भाई मेरे को मारवाड़ी स्कूल का वो एक छोटा सा बात था कि मेरे को उसका प्रेसिडेंट बनने का शौक है, वो भी मेरे को नहीं मिल पाया। वो तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो प्रशासनिक तो छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं मन में खिन्नता तो है, लेकिन कोई बात नहीं। जीवन मतलब आपको आप हिंदी भाषी हैं, मारवाड़ी हैं, देखिए हिंदी भाषी, व्यवसायी हैं, आप योग्य हैं, क्या है मतलब मेरा जो स्टेटस हमको जो लगता है कहीं ना कहीं उसमें, जैसे बोलते हैं ना बिहार बोर्ड से पास करके आए तो नंबर थोड़ा काट के बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है नंबर कट के बात हो रहा हो ऐसा। तो ये इल्जाम तो किसी पे लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं, एक चीज और मेरे को सुनने को मिला कि आप शायद पार्टी के क्या नाम है आईटी सेल के जवाबदारी में भी थे, हाँ जी, और बाद में जिला अध्यक्ष के पीए ने वो आपसे छीन लिया क्या? नहीं ऐसी कोई, अभी भी उसी पद पर हूँ, और चूंकि मेरी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं उतना टाइम में दे नहीं पाता हूँ, तो वो तो जिलाध्यक्ष, ये शराफत है आपकी। ये देखिए जिलाध्यक्ष मेरे 15 साल से पुराने मित्र हैं और मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मलयदा भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एमएलए भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने लेवल का, मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना पर्सनल, कि मैं अपने लेवल का एकमात्र व्यक्ति हूँ अपने सिस्टम में, क्योंकि मारवाड़ी एकमात्र बहुतों का क्या मारवाड़ी क्या बोल रहे थे? क्योंकि मारवाड़ी एकमात्र मारवाड़ी उस सिस्टम में मैं दिखता हूँ, और बाकी मारवाड़ी जो है अलग लेवल में है। और जब सब छोड़ रहे थे, भाग रहे थे, तब मैं जा रहा था, मतलब और इसीलिए पीके ने मेरे को लिया था। और चूंकि मेरा वर्किंग स्टाइल जो था, और मेरा जो आप अगर देखेंगे डाटा, आपको मैंने भेजा भी था, तो कहीं ना कहीं मन में है कि हम क्यों नहीं, एक ही जीवन दोबारा तो मिलना नहीं है, तो कुछ अच्छा और कर जाए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। ये हम कैसे बोले कि मौका नहीं मिल रहा है, मेरा किस्मत में नहीं होगा। मैं एक अच्छे नोट पर इस कार्यक्रम को, मैं चूंकि संदीप भाई का दर्द है जो छलक रहा है, तो मैं उस पर ऐसा ही कह सकता हूं कि ऐसे वैसे कैसे कैसे बन गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे बन गए। देखिए आप तो पत्रकार हो, कोई भी चीज कहने के लिए मतलब ये दर्द है, और सही बात है कि ऐसे युवा राजनीति, लोग कहने के लिए कहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, साफ सुथरे लोगों को आना चाहिए, राजनीति भरे हुए पेट का शौक है, समाज सेवा है, इसलिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास बिजनेस है, जिसके पास धंधा है, जो अच्छे हैं, सामाजिक हैं और समाज में काम करते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और जब वो स्वप्न लेकर आते हैं, तब चारों तरफ से जब उनको घेरा जाता है ना, तो उनकी पीड़ा ऐसे ही छलकती है। जो भी हो, हमको हमारी शुभकामनाएं हैं कि संदीप भाई भविष्य में और अच्छा काम कर सके, जिन उम्मीदों के साथ वो आए थे उनका उम्मीद पूरा हो, और चेंबर के प्रति, चूंकि वो चेंबर के पुराने पदाधिकारी रहे हैं, अभी भले वो चेंबर से न जुड़े हो, लेकिन आज हमारे कार्यक्रम की सार्थकता भी इस मद में है कि जहाँ कोई आशा, जहाँ कुछ नहीं, जहाँ निगेटिव सारी बातें होती है, वहाँ पर संदीप भाई जैसे लोग जब आकर कहते हैं कि आप कीजिए, आपको मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो निश्चित तौर पर एक हवा बदल रही है, ऐसा एहसास होता है। शायद आप कुछ कह के ख़त्म करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, चूँकि बोल चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि पूरे बंगाल में अगर हम लोग कलकत्ता, हावड़ा, कई जगह से हमारे पास हमारे मित्रों का भी फोन आता है, तो हम लोग डीआईसी से कनेक्ट करा दें। पूरे बंगाल में अगर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम लेकर किसी को भी कोई दिक्कत हो, तो हम लोग डीआईसी से कनेक्टिंग है। चूँकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हम लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं, राजेश पांडे जी हैं, तो हम लोग उनकी सुविधाओं को सही मंच पे उठा कर चेष्टा करते हैं कि हम लोग उनका काम कर सके। कुछ काम तो हमारा भी नहीं हो पाता है, लेकिन जितना संभव हम लोग करते हैं। तो प्रॉब्लम रिड्रेसल और लोगों को मोटिवेट करना, उनके बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करना, ये सिर्फ एक सीमा तक नहीं, पूरे बंगाल तक सीमित है। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लेके पूरे इंडिया में हम लोग चाहे, चूँकि मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोगों ने काम किया है, तो इसके लिए मैं तत्पर हूँ हमेशा। मैं फिर लास्ट में जो आपको मैंने कहा था कि भगवान ने मौका दिया है पेट भरने का, पॉकेट भरने का, उसके बाद कुछ करने का शौक है। जो मौका देगा तो समझ लीजिए हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे दिन आए, और आप जो हमारे साथ इतना समय बिताए और रानीगंज से आए, खुलकर बातें हुई, और आपने जो सुझाव दिया उसके लिए और इस कार्यक्रम के लिए आपको एक बार पुनः एक्सप्रेस परिवार की ओर से आभार। थैंक यू, धन्यवाद।
এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়।